Hello students, so in the continuation of the chapter atom, we are going to start the next parameter which are required to describe the structure of hydrogen atom. तो पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हमने हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए दो पैरामीटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डिस्कस किया था। तो जो रेडियस का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वो क्या था, R0 इंटू एन स्क्वायर, मतलब किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस Rn इज इक्वल टू R0 इंटू एन स्क्वायर। मतलब अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट में लिखनी है तो n की वैल्यू 1 लिख देंगे, सेकेंड ऑर्बिट में लिखनी है तो n की वैल्यू 2 लिख देंगे। इस तरह से किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसके बाद मैंने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट्स, ये दो पैरामीटर हमने स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब इस क्लास में हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये भी बहुत फैसिनेटिंग पार्ट है कि भाई इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है। एंड आई एंश्योर यू विल श्योरली फैसिनेट दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी हाई। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही इस कम स्पीड से रिवॉल्व नहीं करता, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए, चाहे हम रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, चाहे हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, हम जो दो पोस्टुलेट है, फर्स्ट टू पोस्टुलेट्स, उनका यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी mv²/r, दैट इज गिवन फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन kZt²/r², वेयर दिस k इज इक्वल टू 1/4πε0। ओके, और जो दूसरा पोस्टुलेट है दैट इज बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is an integral multiple of h upon 2 pi. So mvr is equal to nh upon 2 pi. mvr is equal to nh upon 2 pi. So using these two equations, we get the expression for radius Rn is equal to n square h square upon 4 pi square m k z e square। और यहाँ मेरे को लिख देना चाहिए z is equal to 1 for हाइड्रोजन एटम। ओके, अब यहाँ से देखो mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई से Vn कितना आ गया, हमें तो स्पीड निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। तो इन दोनों को यूज करके रेडियस आ गया। अब इस फॉर्मूले से mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई से स्पीड कितना आ जाएगा, Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mRn। अब Rn की जो वैल्यू है ये हम यहाँ से लिख देते हैं n²h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। तो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला आ गया Vn इज इक्वल टू 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन NH। तो यहाँ पर इस n को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 है। तो यू कैन सी कि जो स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। आप रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अब यहाँ पर जो ये सारा कांस्टेंट है, ये जितना भी कांस्टेंट है 2 पाई के z स्क्वायर अपॉन NH, इसको हम बोलते हैं अल्फा c लिख सकते हैं। यहाँ पे c तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मतलब यहाँ पर अल्फा इंटू सी ये इसके इक्वल है अल्फा 1/137। सो मान लो अब मेरे को अल्फा की वैल्यू भी मालूम है, मैंने आपको अल्फा का वैल्यू बता दिया 1/137, और इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब दिस होल कांस्टेंट इज रिटन एज अल्फा सी, और ये n तो नीचे है ही है। तो अगर जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालना है तो n को 1 लिख दूंगा मैं। व्हेन n इज रिटन 1, अल्फा इज रिटन 1/137, c इज रिटन 3 × 10⁸, वी गेट द स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट
2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सो V1 इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये अपना हो गया। फाइन। सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड इन सेकेंड ऑर्बिट, वी विल राइट n इज इक्वल टू 2। नाउ द नेक्स्ट इज frequency of electron in Bohr's stationary orbit. Frequency of electron in Bohr's stationary orbit. To calculate the frequency, you know frequency is the reciprocal of time period. So this will be 2 pi r upon v. Time is equal to distance upon speed. Okay. So v ऊपर चला जाएगा, vn upon 2 pi rn। और यहाँ से अब क्या किया हमने, vn का फॉर्मूला लिखा 2 pi k z² अपॉन nh, और आर एन का फॉर्मूला लिखा n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z²। सो फ्रीक्वेंसी जो निकल के आई ये सारा कांस्टेंट है n को छोड़ के। सो दिस होल कांस्टेंट इज 6.57 इंटू 10⁻15 साइकिल्स पर सेकेंड अपॉन n³ हर्ट्ज। सो न्यू n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, और टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो न्यू n is inversely proportional to n³, so time period in nth orbit is directly proportional to n³। so students इस तरह से हमारा इसमें अलग अलग रिजल्ट की हमने डेरिवेशन इज डन। ओके, राइट। सो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट का फॉर्मूला, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम क्या करते हैं कि बोहर्स के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। क्या होते हैं बोहर्स के पोस्टुलेट? पहला तो ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, mv²/r इज इक्वल टू kZt²/r² से। सेकेंड पोस्टुलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π के बराबर होता है। ओके, अब इन दोनों, तीसरा क्या है कि भाई घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज तभी करेगा जब वो किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, और एब्जॉर्ब तब करेगा जब लोअर से हायर में जाएगा। जबकि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करना चाहिए और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो बोहर के मॉडल में ये मॉडिफिकेशन है। अब हमने 4 चीज़ें डिस्कस करनी हैं, 4 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम कर चुके, 2 पिछली क्लास में कर चुके और 2 इसमें करी है हमने। एक तो इन पोस्टुलेट के बेसिस पर हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, इन पोस्टुलेट के बेसिस पर क्या करते हैं? रेडियस कैलकुलेट करते हैं। किसकी? इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की। देखो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² आ जाता है। ये ड्राइव करके आ गया, कुछ नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स है। मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आसान है। आप ये 2 इक्वेशन यूज़ करो, mv²/r इज इक्वल टू kZt²/r²। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है जो इलेक्ट्रिक फोर्स से मिला। दूसरी इक्वेशन बोर का सेकंड पोस्टुलेट mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस v की वैल्यू अगर मैं इसमें लिख दूंगा तो rn आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन है, बट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान है। उसके बाद टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि इंटरेक्शन होगा, तो टोटल एनर्जी दोनों का सम हो जाएगी। ठीक है। तीसरे में स्पीड भी हमने इस तरह से निकाल लिया मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करके, और फ्रीक्वेंसी भी कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, लास्ट इसमें जो बचा है वो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन एटम को हम एनर्जी दे देते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस को हमने हीट कर दिया या उसमें करंट पास कर दी या हाइड्रोजन एटम का कोलिजन हो गया, तो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में से अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट होती हैं। जो 5 पॉइंट है हमें डिस्कस करना है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब ये है कि हमने हाइड्रोजन के एटम को एनर्जी दिया, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम को एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई,
इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाएगा तो वहाँ से वो लोअर में आएगा, तो लोअर ऑर्बिट में आते हुए क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। और जो थर्ड पोस्टुलेट है एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है, ये यहाँ पर काम आने वाला है। सो एच न्यू को लिख सकता हूँ hc/λ, फाइन। अब सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 2π² माइनस 2π² kz² e की पावर 4, 2π² mkz² e की पावर 4 अपॉन n² h², ओके, 2π² mk² है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दूसरी ऑर्बिट में एनर्जी का थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हम इसको ड्राइव करके ले आते हैं आसानी से। माइनस 2π² mk² e की पावर 4, ये सेकेंड ऑर्बिट में हो गई, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो दूसरे में कितनी हो गई, 2π² mk² z² e की पावर 4 अपॉन n1² h²। सो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1/λ इज इक्वल टू, बाकी सब बाहर आ जाएगा, 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। अब बाहर क्या क्या आएगा, बाहर आएगा 2π² mk² z² e की पावर 4 अपॉन, ये CH नीचे आ गया तो ये हो गया CH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई है, बहुत लंबा सा है, कई बार इसका एक्सप्रेशन भी MCQ में दे देते हैं कि भाई आइडेंटिफाई विच कांस्टेंट इज दिस, ठीक है। तो उसमें किसी में k लिख देंगे, किसी में E³ लिख देंगे, किसी में h² लिख देंगे। तो ये पूरा एक कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है। देखो E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, Z एटॉमिक नंबर हो गया जो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, K कांस्टेंट हो गया 1/4πε0, 9 × 10⁹, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, H प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, C स्पीड ऑफ लाइट हो गई। सो ये पूरा का पूरा जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं R। दिस कांस्टेंट इज R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², 1/λ। सो ये इक्वेशन हमारी आ जाती है, और दिस R इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, R इज इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट। अगर इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो ये आता है 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स, रेडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ से सारा खेल शुरू होता है। n1 कोई ऑर्बिट है, n2 कोई हायर ऑर्बिट है, r तो कांस्टेंट है ही लैम्डा। अब स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, हमने उसको हीट सप्लाई कर दिया या उसमें करंट पास कर दिया, तो हमने हाइड्रोजन गैस के एटम्स को एनर्जी दे दिया। तो जब एटम को एनर्जी दे देते तो हम कहते हैं एटम्स गेट एक्साइटेड। तो एटम क्या चले जाते हैं, हायर स्टेट में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भी हायर स्टेट में चले गए। हायर स्टेट जो होती हैं वो अनस्टेबल स्टेट होती हैं, एक्साइटेड स्टेट, तो वहाँ वो बहुत कम टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन रुकते हैं। तो वो जब नीचे वाली ऑर्बिट में आते हैं तो रेडिएशंस एमिट करते हैं, और वो जो रेडिएशंस होती हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज आर ऑब्टेन्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज आर ऑब्टेन्ड। तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स तो मैंने सब भेज ही दिए हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और ये फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले को अगर मैं साइड में लिख दूंगा, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। तो फॉलोइंग 5 सीरीज आर ऑब्टेन्ड इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहली जो सीरीज होती है वो होती है लाइमन सीरीज। फर्स्ट सीरीज इज लाइमन सीरीज। अब ये लाइमन सीरीज क्या है, इफ n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा किसी भी हायर से तो वेवलेंथ जो निकलेगी वो वेवलेंथ आएंगी, उन वेवलेंथ की सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1² माइनस n2²।
अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब एमिट होगी और लॉन्गेस्ट कब। अब ये देखो, पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कुछ है, उसमें उससे ज़्यादा, उसमें उससे ज़्यादा, जैसे जैसे ऊपर वाली ऑर्बिट में चलते चले जाओगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो और वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, बिकॉज E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। जितना एनर्जी ज़्यादा होगा उतना ही वेवलेंथ कम होगा। तो हमसे बात की गई है फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? मतलब क्या, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट के लिए एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, और एनर्जी ज़्यादा तब होगी जब इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली से आएगा। और सबसे दूर वाली ऑर्बिट कौन सी है? वो तो इनफाइनाइट ऑर्बिट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट से जब फर्स्ट में आएगा तो मतलब N2 अगर इनफाइनाइट है तो हमारी जो रेडिएशन एमिट होगी उसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट और इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 इन्फिनिटी और लॉन्गेस्ट के लिए N2 की वैल्यू जस्ट उससे आगे, जैसे फर्स्ट में आ रहा है तो सेकंड से अगर आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा हो जाता है कि हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी भी सीरीज़ में, ये तो लाइमन सीरीज़ है, किसी भी सीरीज में शॉर्टेस्ट के लिए N2 इनफाइनाइट होना चाहिए और लॉन्गेस्ट के लिए N2 नेक्स्ट टू N1 होना चाहिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये किस रीजन में मिलती है? ये किस रीजन में मिलती है? लाइमन सीरीज किस रीजन में मिलती है? तो ये जो लाइमन सीरीज होती है इट इज फाउंड इन यूवी रीजन। यूवी रीजन का मतलब ये है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनकी वेवलेंथ और इस सीरीज में जो रेडिएशंस निकलती हैं उनकी वेवलेंथ इक्वल होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि लाइमन सीरीज इज फाउंड इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन विच रीजन दिस सीरीज इज फाउंड, तो आप लिख देंगे लाइमन सीरीज इज फाउंड इन यूवी रीजन। ठीक है, ये हो गई बात। इसके बाद जो दूसरी सीरीज होती है वो होती है बामर सीरीज। दूसरी सीरीज जो होती है नंबर 2 बामर। सो बामर में क्या होगा? N1 तो 2 हो जाएगा और N2 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से मतलब इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन टू सेकंड ऑर्बिट फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट then the wavelength emitted are obtained in this series. This is called Balmer series. तो 1 upon lambda is equal to R into 1 upon 2 square minus 1 upon N2 square, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये किस में आती है? It is found in visible region। ये विजिबल रीजन में आती है, मतलब जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ और बामर सीरीज में जो रेडिएशंस निकलती हैं उनकी वेवलेंथ इक्वल होती हैं। तो बामर सीरीज इज फाउंड इन विजिबल रीजन। ओके, लाइमन बामर। इसके बाद जो थर्ड होती है वो होती है पास्चन। इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पास्चन सीरीज में क्या होगा? N1 3 हो जाएगा और N2 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं इसको 3 स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, एंड इट इज इन इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन। पास्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आती है, समझ गए? लाइमन बामर पास्चन। इसके बाद होती है ब्रैकेट सीरीज, BRACKET ब्रैकेट सीरीज नंबर 4। तो इसके लिए क्या होगा? N1 इज इक्वल टू 4 और N2 इज इक्वल टू 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 5 हम लिख देंगे, यहाँ पर 4। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन टू द फोर्थ ऑर्बिट फ्रॉम एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट देन द वेवलेंथ ऑब्टेन्ड आर फाउंड इन ब्रैकेट सीरीज। और ये इट इज फाउंड इन फार इंफ्रारेड रीजन। और लास्ट जो सीरीज होती है, फिफ्थ सीरीज जो होती है, दैट इज पीफुंड सीरीज। ओके, इसमें क्या होगा? N1 5 और N2 क्या हो जाएगा? 6, 7, 8। इसको यहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर एंड इट इज़ आल्सो फाउंड इन फार इंफ्रारेड रीजन। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम का जब हम स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं, जो वेवलेंथ
होती हैं रेडिएशंस की, वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक डायग्राम भी बनाया जा सकता है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का, और अगर फर्स्ट 2-3 ऑर्बिट की एनर्जी आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ये मान लो मेरा हो गया n1 = 1, n1 = 1, n2 = 2। यस सर, हाँ जी बताएं। ना बताएं, आपकी सब्जेक्ट में एनए कर दिए थे? मैं भी करूँगा अगले पीरियड, इसी पीरियड में करूँगा थोड़ी देर में। फर्स्ट टर्म वाला? हाँ अभी करूँगा। वही मैसेज। हाँ अभी करूँगा। सो ये 1 हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद सेकेंड 2, n = 1, n = 2। इसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? E = -13.6/n²। सो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद n = 3, ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, n = आप इनका एनर्जी 1-2 का याद रख सकते हैं बस। जैसे फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होता है तो फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी गैप है, उसके बाद ये गैप कम होता चला जाएगा। तो लाइमन में क्या होएगा? लाइमन में फर्स्ट में आएगा, सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है इलेक्ट्रॉन, थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है और फोर्थ से। तो ये हो गई लाइमन। इसके बाद बामर में सेकंड में आ सकता है, थर्ड से, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, ये हो गई बामर। इसके बाद 4 से 3 में, 5 से 3 में, 6 से 3 में, ये हो गई पाश्चन। इसके बाद 5 से 4 में, 6 से 4 में पाश्चन ब्रैकेट, और इसके बाद 5, 6 से 5 में ये हो गई फुंड सीरीज, पी फुंड सीरीज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। बोहर पोस्टुलेट के बेसिस पर 5 कैलकुलेशन हमने की और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।